पिछले दिन हमने हेनरी का नियम पढ़ा था और उसके अनुप्रयोग पढ़े थे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम द्रव का वाष्प दाब पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पहले हमको जानना होगा कि द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। तो जब किसी पात्र में द्रव लिया जाता है तो द्रव पर सतह पर जो अणु होता है वह द्रव अवस्था को छोड़कर वाष्प अवस्था में चला जाता है। वाष्प अवस्था में चला जाता है तो क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है, यह हो गया द्रव, ये हो गया उसका वाष्प। शुरू में वाष्प की मात्रा कम रहती है। द्रव के सतह पर से अणु वाष्पावस्था में चला जाता है तो शुरू में द्रव अणुओं की संख्या ज्यादा, वाष्प अणुओं की संख्या कम, यानी वाष्पीकरण की दर कम रहती है। जब ये वाष्प के अणु ढक्कन पर जमा होते हैं तो वहां जाके वाष्प का संघनन प्रारंभ होता है और वाष्प का संघनन प्रारंभ होता है, फिर वह द्रव में परिणत हो जाता है। तो इस प्रक्रिया चलती रहती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वाष्पीकरण की दर, द्रव के वाष्पीकरण की दर और वाष्प के संघनन की दर दोनों बराबर हो जाती है। उसको हम लोग कहते हैं साम्यावस्था। क्या कहते हैं? साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में क्या होता है, द्रव के वाष्पन की दर, द्रव के वाष्पन की दर बराबर वाष्प के संघनन की दर, वाष्प के संघनन की दर। और इस स्थिति में द्रव और उसके वाष्प दोनों साम्यावस्था में चले आते हैं। द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था स्थापित होती है और इस साम्यावस्था जब स्थापित हो जाती है तब कहता है कि नियत ताप पर द्रव और वाष्प के साम्य में द्रव के ऊपर उसके वाष्प द्वारा प्रदर्शित द्रव को, उस द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। साम्यावस्था पर द्रव और वाष्प दोनों क्या आते हैं, साम्य में चले आते हैं, तब उसके वाष्प द्वारा प्रदर्शित दाब को उस द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। नियत ताप पर प्रत्येक शुद्ध द्रव का वाष्प दाब नियत रहता है। तो द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अलग अलग कारक हैं जिस पर द्रव का वाष्प दाब निर्भर करता है। उसमें एक कारक है द्रव की प्रकृति। जिस द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल जितना ज्यादा रहता है उसके अणुओं में द्रवावस्था को छोड़कर वाष्पावस्था में जाने की प्रवृत्ति कम होती है और वह द्रव कम वाष्पशील कहलाता है। जिस द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल कम रहता है उसके अणुओं में द्रवावस्था को छोड़कर वाष्पावस्था में जाने की प्रवृत्ति अधिक रहती है, यानी वह अधिक वाष्पशील द्रव होता है। द्रवावस्था को छोड़कर वाष्पावस्था में जितना अधिक अणु जाएगा वाष्प दाब उतना अधिक हो जाता है। तो कहता है कि द्रव का वाष्प दाब अंतर आणविक आकर्षण बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस द्रव में कम अंतर आणविक आकर्षण बल रहता है वह अधिक वाष्पशील होता है और जिसमें अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल रहता है वह कम वाष्पशील होता है। तो अधिक वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब कम वाष्पशील द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे यहां पर हमने उदाहरण लिया अल्कोहल और जल, तो जल की तुलना में अल्कोहल का वाष्प दाब अधिक होगा क्योंकि अल्कोहल अधिक वाष्पशील होता है। दूसरा कारक है ताप। तो नियत ताप पर प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब नियत है, किंतु जब ताप में वृद्धि लाई जाती है तो द्रव अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर होता है जिस कारण वाष्पन की दर बढ़ जाती है और द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। तीसरा कारक है अशुद्धि की उपस्थिति। अब द्रव
पर में द्रव में जब अवाष्पशील अशुद्धि मिलाई जाती है तो अवाष्पशील अशुद्धि यानी अवाष्पशील द्रव क्या करेगा, द्रव के सतह को ऑक्युपाई कर लेगा, इसलिए वाष्पन की दर अपेक्षाकृत घट जाएगी और घट जाएगी तो द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। जबकि वाष्पशील अशुद्धि अगर रहती है तो सतह पर, द्रव के सतह पर वाष्पशील अशुद्धि का भी अणु आएगा और वह भी वाष्पित होगा, ज्यादा मात्रा में वाष्प बनेगा, इसलिए द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो ये सब कारक हो गए वाष्प दाब का। अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। द्रव से बने विलयन के लिए राउल्ट नियम। अब कहता है कि दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों से बने विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसमें उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभार के समानुपाती होता है। माना कि वाष्पशील द्रव, दो वाष्पशील द्रव A एवं B से बने विलयन में A एवं B का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब क्रमशः A का वाष्प दाब PA, A का वाष्प दाब PA और B का वाष्प दाब PB, आंशिक वाष्प दाब PB है, तथा विलयन में उसके मोल प्रभाज क्रमशः XA एवं XB हैं। तो राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से, और राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो कहता है कि PA समानुपाती हो जाएगा XA के एवं PB समानुपाती हो जाएगा XB, या PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA एवं PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB, जहां P नॉट A एवं P नॉट B क्रमशः A एवं B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हैं, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से विलयन का कुल वाष्प दाब PT इज इक्वल टू PA प्लस PB और PT इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। और हम लोग पढ़े हैं कि XA के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू XB, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू
और PT इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट ए प्लस P नॉट B माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी। ये हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ। P नॉट ए प्लस P नॉट B माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी। अब यह जो समीकरण है, यह समीकरण आदर्श घोल के लिए लागू होता है, आदर्श विलयन के लिए लागू होता है, ठीक है। और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल आगे बनाएंगे। हमने राउल्ट का नियम भी पढ़ा और हेनरी का नियम भी पढ़ा। तो राउल्ट के नियम से हमने पढ़ा है कि किसी भी अवयव का वाष्प दाब विलयन उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभार का गुणनफल होता है। प्रत्येक शुद्ध द्रव का वाष्प दाब नियत ताप पर नियत रहता है, इसलिए PI नॉट का मान नियत है। हेनरी के नियम से हमने पढ़ा था कि विलयन में द्रव के ऊपर गैस का आंशिक दाब बराबर होता है हेनरी स्थिरांक गुना मोल प्रभार। ये दोनों समीकरण जो है उसमें सिर्फ P नॉट I और KH में अंतर है, जो दोनों का दोनों समानुपातिक स्थिरांक है। तो यदि P नॉट I एवं KH समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है, यदि P नॉट I बराबर KH हो तो राउल्ट नियम हेनरी नियम की विशेष स्थिति होती है। हेनरी नियम की विशेष स्थिति होती है, यानी हेनरी नियम और राउल्ट के नियम में समानताएं हैं। तो ये हो गया राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम एक दूसरे के क्या है, समान है। अब है कि दो वास्तविक द्रव्यों से बने विलयन के द्रव अवस्था का संगठन हमने पहले निकाला है। अब है कि वाष्प अवस्था का संगठन उसका क्या होगा। तो हमने लिखा है कि दो वास्तविक द्रव्यों से बने विलयन की द्रव प्रावस्था एवं वाष्प अवस्था का संगठन भिन्न भिन्न रहता है। वाष्प अवस्था में उस द्रव की मात्रा अधिक रहता है जो अधिक वाष्पशील होता है। तो वाष्प अवस्था का संगठन कैसे निकलेगा? तो हम मान लेते हैं कि विलयन में दो वास्तविक द्रव A एवं B है। अब द्रव A का आंशिक वाष्प दाब PA एवं द्रव B का आंशिक वाष्प दाब PB है। द्रव प्रावस्था में उसके मोल प्रभार क्रमशः XA एवं XB है। वाष्प अवस्था में उसके मोल प्रभार क्रमशः YA एवं YB है। तो YA बराबर होता है PA बाई PT। PT कैसे निकलेगा? तो PT बराबर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, PA प्लस PB। PT बराबर PA प्लस PB। तो YA बराबर हो जाएगा PA बाई PT, और हमने पढ़ा था PA होता है P नॉट A इंटू XA बाई PT। उसी प्रकार YB बराबर हो जाएगा PB बाई PT और P नॉट B इंटू XB बाई PT। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं YA इंटू PT इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA एवं YB इंटू PT इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। XB द्रव प्रावस्था में मोल प्रभार है, YA YB
वाष्पावस्था में मोल प्रभाव है और इस तरह से वाष्पावस्था का संगठन निकाला जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। तो आदर्श विलयन में क्या है कि ताप एवं सांद्रण की सभी स्थिति में यह राउल्ट नियम का पालन करती है। अनादर्श विलयन जो है वह राउल्ट नियम का पालन नहीं करती है। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरा होता है राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन में ए और बी, ए जब शुद्ध अवस्था में ए है और बी है, दो द्रव जब अलग अलग है तो दोनों शुद्ध अवस्था में है, तो वहां पर जो इंटरेक्शन या अंतःक्रियाएं होती हैं वह ए अणुओं के बीच या बी अणुओं के बीच होती है। जबकि विलयन में ए और बी के बीच अंतःक्रियाएं या इंटरेक्शन होती है। ए बी इंटरेक्शन बराबर होती है ए या बी इंटरेक्शन अंतःक्रिया। जबकि धनात्मक विचलन में ए बी अंतःक्रिया कम होती है ए या बी अंतःक्रियाओं से। आकर्षण अंतःक्रिया का मतलब एक तरह से आकर्षण बल है। इसमें ए बी इंटरेक्शन अंतःक्रिया का मान अधिक हो जाता है ए या बी इंटरेक्शन या अंतःक्रिया से। और तब क्या होता है कि इसमें इसके लिए हमने पढ़ा, इसके लिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एवं पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसके लिए हमने पढ़ा पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए एवं पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ऋणात्मक विचलन में उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए एवं पी बी इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स बी, पी बी इंटू एक्स बी। चौथा चीज है कि चूंकि इंटरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मिलाने पर डेल मिक्स एच यानी उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंटरेक्शन समान है, उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए डेल मिक्स एच इज इक्वल टू 0। इसमें कहता है इंटरेक्शन घट जाता है, तो इंटरेक्शन घटेगा इसका मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इसमें हो जाता है डेल मिक्स एच पॉजिटिव, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया धनात्मक विचलन। और इसमें हो जाएगा डेल मिक्स एच निगेटिव। उसी प्रकार वॉल्यूम में भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि इंटरेक्शन समान है तो वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। ये हो जाएगा 0। इसमें हो जाएगा डेल मिक्स एच, डेल मिक्स भी पॉजिटिव, यानी विलयन का मिक्सचर का हो गया। उसी तरह से हो जाएगा डेल मिक्स एच, डेल मिक्स भी इज इक्वल टू निगेटिव। अब इसमें कहता है कि इसके जो अवयव होते हैं, इसके अवयव समान गुण एवं लगभग समान आकार वाले होते हैं। समान आकार वाले होते हैं। इसके अवयव और समान गुण एवं आकार वाले होते हैं। इसके अवयव भी और समान
गुण एवं आकार वाले होते हैं। वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श नहीं होता है। आदर्शता के वह निकट पहुंचती है। हमने लिखा कि इसका आकार लगभग समान होता है, तो उसमें एग्जाम्पल हो गया एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन, या बेंजीन एवं टॉल्यूइन, या क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन, या इथाइल ब्रोमाइड एवं इथाइल क्लोराइड। इस तरह से आदर्श विलयन के उदाहरण होते हैं। धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन का उदाहरण क्या है कि इथेनॉल प्लस जल। अब जल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन की संख्या ज्यादा रहती है। जब उसमें इथेनॉल मिला दिया जाता है तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन की संख्या घट जाती है, आकर्षण बल घट जाता है, इंटरेक्शन घट जाता है, इसलिए इसमें धनात्मक विचलन होता है। उसी तरह इथेनॉल एवं एसीटोन में, एसीटोन एवं बेंजीन में होता है, बेंजीन में होता है। अब है ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन के उदाहरण। तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, ये सब क्या हो गए ऋणात्मक विचलन। अब तीनों कंडीशन में हम लोग ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण में नीचे में इधर लेते हैं, नीचे में मूल प्रभाव है, ऊपर जाने पर वास्तव बढ़ता जाता है। जब x a बराबर 1 है, इसका मतलब ये शुद्ध अवस्था में है और इसका वास्तव P0 a है। यहाँ b शुद्ध अवस्था में है और इसका वास्तव P0 b है, जो नियत है। ये दोनों नियत है। अब जैसे ही a के साथ b मिलाया जाएगा, a के साथ b मिलाया जाएगा, a का वाष्प दाब घटता जाएगा और b का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ आता है यह आदर्श विलयन के लिए है। जब हम धनात्मक विचलन की बात करते हैं तो इसमें जो ग्राफ अभी डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है यह आदर्श विलयन के लिए है। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श घोल के लिए क्या होगा कि ग्राफ इसके ऊपर से गुजरेगा, इस तरह से जाएगा, यानी यहाँ PA जो हो जाएगा ग्रेटर देन P0 A इंटू XA, PB इज ग्रेटर देन P0 B इंटू XB, और ये हो जाएगा, ये ग्राफ भी ऊपर से जाएगा, इसमें हो जाएगा PT इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। ऋणात्मक विचलन में इसका उल्टा हो जाएगा, सभी ग्राफ नीचे से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब इसमें जाएगा PA इज लेस देन P0 A इंटू XA, PB इज लेस देन P0 B इंटू XB, और उसी तरह से PT इज लेस देन PA प्लस PB। तो इस तरह से हमने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर कर लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे राउल्ट नियम पर, और उसके बाद आगे टॉपिक पढ़ेंगे।